नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, हम क्लास 6 के एनसीईआरटी के नागरिक शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, नागरिक शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने सीखा है पंचायती राज के बारे में जाना है, हमने भारत के लोकतंत्र के बारे में जाना है, भारत के प्राचीन लोकतंत्र के बारे में जाना है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। आज हम जानेंगे गांव के प्रशासन के बारे में। गांव का प्रशासन कैसे काम करता है, क्या क्या वहाँ की ज़रूरतें हैं, क्या क्या वहाँ की चिंताएं हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव का प्रशासन, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? दोस्तों, गांव के लोगों के विवाद का समाधान कैसे होता है, ये चीज़ सीखेंगे। वहाँ के पुलिस की भूमिका क्या है, ये जानेंगे। गांव के पटवारी की भूमिका क्या है, ये जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं गांव के प्रशासन के बारे में। दोस्तों, शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को ही प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं, यानी कि जनता की भलाई के लिए कार्य में आने वाले जो प्रशासन है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। गांव में प्रशासन के कई पहलू हैं, इनमें से हम आपको कुछ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि जन सुविधाओं का निर्माण करना, जैसे कि सड़क, नाली, बांध बनाना, नहर बनाना, पेय, जल इत्यादि, ये सब बेसिक नीड जो है गांव की, उसके बारे में गांव का जो प्रशासन है वो उसके बारे में कार्य करता है। दोस्तों, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, गांव के जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे कि उनके जीवन पे फर्क पड़ता है, उन योजनाओं को लागू करना। लोगों के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना, गांव की जो ज़मीनें हैं उनके रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना, जो ज़मीनें हैं उन पे जो लगान लगती है, भू कर लगता है, उनकी वसूली करना, ये सब गांव के प्रशासन का कार्य है। दोस्तों, गांव के लोगों के विवादों का समाधान कैसे होता है? जब दो लोग या फिर लोगों का जो समूह है वो किसी बात पे असहमत हो जाता है, किसी बात पे झगड़ा करने लगता है, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इस विवाद को दूर करने के लिए गांव का प्रशासन आगे आता है। दोस्तों, ज़्यादातर विवादों को शांति से हल कर लिया जाता है, लेकिन कई बार विवाद को सुलझाने के लिए हमें प्रशासनिक तंत्र की जरूरत पड़ती है। प्रशासनिक तंत्र की दखल अंदाजी करनी जरूरी हो जाती है। दोस्तों, पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का ये काम है कि वो कानून को लागू करवाता है। कानून को जब तक सख्ती से, अगर कानून बना दिया गया उसको लागू नहीं करवाया जाएगा तो वो कानून किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, कानून को सख्ती से लागू करवाने का काम पुलिस का है। पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित करने की भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य में गाँवों के लिए एक थाना होता है, एक थाना निर्धारित होता है हर गांव के लिए। दोस्तों, उस थाने के क्षेत्र में कई गांव आते हैं, जरूरी नहीं है कि एक गांव के लिए एक ही थाना होगा। एक थाना होगा, उस थाने का क्षेत्र में कई गांव आ सकते हैं। दोस्तों, थाना में थाना अध्यक्ष होते हैं जिनको हम एसएचओ कहते हैं। पुलिस थाने के मुखिया को थाना अध्यक्ष या फिर थानेदार कहते हैं। थानेदार का ये काम होता है कि वो गांव के लोगों का शिकायत दर्ज करते हैं। थाने में किसी भी शिकायत को अक्सर FIR रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों, शिकायत दर्ज करने के बाद थाना अध्यक्ष एक कांस्टेबल को विवाद या फिर अपराध के स्थल पर छानबीन करने के लिए भेजता है। समाधान के लिए जो थानेदार होते हैं वो पंचायत या फिर गांव के बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर थानेदार कोर्ट भी जा सकते हैं। दोस्तों, जो जमीन विवाद होता है वो ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण है। जमीन जायदाद के कारण ही गाँव में विवाद होते हैं, जो कि इसके अलावा छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो तो लोग आपसी सहमति से ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन जमीन विवाद एक ऐसा विवाद है जिसके लिए गांव के लोगों को थानेदार, थाना या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि एक आदमी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन को हड़प लेता है। गांव में छोटे छोटे मेड़ होते हैं, पतले पतले मेड़ होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी दूसरे की जमीन को हड़प लेते हैं। गाँव के कुछ अन्य लोग जो कि सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग, वो क्या करते हैं, वो अधिक शक्तिशाली आदमी, कम शक्तिशाली जो आदमी होते हैं उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ही शिकार होते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है
और ऐसा नहीं है कि जनरल जो लोग होते हैं वो शिकार नहीं होते हैं, उनमें भी जो कम आर्थिक शक्तिशाली लोग होते हैं उनको भी शिकार बनाया जाता है। तो कई बार एक ही जाति के लोगों के बीच में भी जमीन का विवाद खड़ा हो जाता है। दोस्तों इसमें अब यहाँ पे एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पटवारी। दोस्तों पटवारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तहसीलदार, कानूनगो और ग्रामीण अधिकारी। पटवारी का ये काम होता है कि वो लगान वसूल करता है। राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है। सबसे पहली पंक्ति में जो कर्मचारी होता है वो कौन होता है? पटवारी। राजस्व वसूल करने में ये सबसे पहले काम आता है। पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना प्राचीन है। पटवारी का जो नियुक्ति होता था वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। बाद में इसको अकबर ने इस पटवारी प्रक्रिया को और बेहतर किया। तो भू राजस्व या लगान लगाना, भारत में जो शुरू के राजाएं थे, जो शुरू के महाराजाएं थे, वो उनके ज़माने से ही भू राजस्व सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत रहा है। दोस्तों आज सरकार किसी भी किसान के पास की कुल ज़मीन पर सालाना टैक्स लगाती है। सरकार भू राजस्व लगाती है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है। जो जिला का कलेक्टर होता है, जो जिला के डीएम साहब होते हैं, वो राजस्व वसूली तंत्र के मेन हेड होते हैं। टैक्स के कलेक्शन से जुड़े होने के कारण जिलाधिकारी को कलेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों अब आप समझ पाए होंगे कि जिलाधिकारी को कलेक्टर क्यों कहते हैं। कलेक्ट यानी कि राजस्व का कलेक्ट करना, इसलिए उनका नाम पड़ गया कलेक्टर। दोस्तों पटवारी का क्या क्या काम है? दोस्तों पटवारी का काम है भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना। जो भूमि पे जो फसल उगाई जाती है उनका रिकॉर्ड पटवारी रखता है। जो भी किसान किसी बैंक में KCC कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, कृषि लोन लेने जाते हैं, तो उनको एक खसरा देना होता है। इस खसरे में उस भूमि पे क्या क्या फसल उपजाई जाती है उसकी पूरी जानकारी होती है। इसको बनाने का कार्य पटवारी करता है। पटवारी के पास इससे जुड़ी सारी रिकॉर्ड होती है। जमीन के मालिकों का ताज़ा रिकॉर्ड रखना भी पटवारी का कार्य है। दोस्तों पहले जमीन के रिकॉर्ड को कागजों पर लिख कर रखा जाता था। इससे जमीन के जो मालिकाना हक हैं उसको लेकर अक्सर दुविधा उठती थी। पटवारी अक्सर भ्रष्टाचारी भी होते थे, भ्रष्ट होते थे, और वे क्या करते थे कि जमीन का जो लिखित रिकॉर्ड होता था उसमें तोड़ मरोड़ कर देते थे। लेकिन आज के समय में, आज के भारत में अधिकांश हिस्सों में जमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाने लगा है। यानी कि अब हर व्यवस्था डिजिटाइज हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है। दोस्तों कंप्यूटर के कारण जमीन से जुड़े विवादों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर में एक बार अगर कोई चीज़ फीड कर दिया जाता है तो उसमें तोड़ मरोड़ करने की संभावना नहीं है। दोस्तों जमीन के रिकॉर्ड में जानकारी रखना, जैसे कि जमीन के रिकॉर्ड को खसरा भी कहा जाता है। दोस्तों खसरे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? खसरे में जमीन के वर्तमान मालिक की जानकारी होती है, जमीन का क्षेत्रफल कितना है ये होता है, उगने वाली फसल की जानकारी होती है, जमीन पर कोई अन्य सुविधा ली गई है कि नहीं ये भी जानकारी खसरे पे होती है, जमीन की चौहद्दी कितनी है ये भी जानकारी खसरे पर दी जाती है। दोस्तों जमीन का जो रिकॉर्ड है उसका क्या महत्व है? दोस्तों जमीन का रिकॉर्ड सरकार और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। खसरे की जरूरत कई मामलों में पड़ती है, जैसे कि जब आपको ज़मीन बेचना हो या फिर ज़मीन अगर कोई खरीद रहा है तो उस समय खसरे की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई आदमी अपनी ज़मीन गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहता है तो बैंक को उस ज़मीन का खसरा दिखाना पड़ता है। जब भी किसी ज़मीन के स्वामित्व को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस समय भी खसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो खसरे की ज़रूरत उस समय भी पड़ती है जब किसी व्यक्ति को अपने बच्चों में ज़मीन का बंटवारा करना होता है, तो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों खसरा निकलवाते कैसे हैं? कोई भी आदमी उचित शुल्क देकर तहसीलदार से किसी ज़मीन का खसरा निकलवा सकता है। आप तहसील ऑफिस में अपने ज़मीन का नक्शा भी ले सकते हैं तहसील ऑफिस से। दोस्तों जब से सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन हुआ है उसके बाद आपको अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं हम हिंदू अधिनियम धारा 2005 की। दोस्तों हम ज़मीन से जुड़ी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और ये सब जो गांव के प्रशासन है उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या कहता है? इसमें दोस्तों पहले किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था।
सरकार ने 2005 में इस नियम में संशोधन कर दिया। अब नए नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जमीन में उस जो व्यक्ति है उसकी बेटियों का भी हिस्सा रहता है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्त्रियों का भी सशक्तिकरण किया जा सके। दोस्तों गांव में अन्य भी जन सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ गांवों में छोटे तो कुछ गांवों में बड़े अस्पताल होते हैं। जिस गांव में अस्पताल नहीं होते हैं वहां के कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पे किसी दूसरे गांव में जहां पे नहीं होते हैं वहां पे जाते हैं। दोस्तों गांव में स्कूल होते हैं। हर गांव में आज भारत के सरकारी स्कूल मौजूद है। दोस्तों दूध कोऑपरेटिव संस्थाएं भी होती हैं। दूध उत्पादकों के द्वारा दूध कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाई जाती हैं। दोस्तों दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, इन सोसाइटियों का काम है आसपास के जो गाँव हैं वहाँ गांव में मिलने वाले दूध को एक जगह इकट्ठा करके फिर वहाँ से उस दूध को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। ये काम होता है दूध कोऑपरेटिव सोसाइटियों का। दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र, गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र भी होता है। गरीब बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। ऐसे केंद्रों पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, उनको मुफ्त में भोजन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने रखे होते हैं। तो जैसे कि शहरों में प्ले स्कूल होता है वैसे ही गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होता है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है इस केंद्रों को खोलने की। तो दोस्तों आज हमने जाना गांव के प्रशासन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने गांव के प्रशासन के बारे में अच्छी तरह समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।